भारत के जो 9 प्रांत थे जो ब्रिटिश शासन के अधीन थे और कुल 562 जो रियासतें थी उस समय जब देश को आज़ादी मिली थी अगस्त 1947 में, अगर आज आप उनकी तलाश करने जाएं तो वह कहीं भी आपको दिखाई नहीं देती। नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं संजीव चोपड़ा की पुस्तक हम भारत के राज्यों के लोग, भारत की आंतरिक सीमाओं का निर्माण एवं पुनर्निर्माण, इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। दरअसल यह पुस्तक संजीव चोपड़ा की अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक वी द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ भारत, द मेकिंग एंड रीमेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज का हिंदी अनुवाद है, जिसे सचिन चौहान ने किया है। संजीव चोपड़ा 1961 में मार्च में पैदा हुए। 36 वर्षों तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहने के दौरान मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए। ह्यूबर्ट एच हम्फ्री फेलोशिप कॉर्नेल की, रॉबर्ट एस मैकनमरा फेलोशिप वर्ल्ड बैंक की, ये दोनों उनको प्राप्त हो चुकी थी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन, लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट हार्वर्ड और यूएसआई नई दिल्ली में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। यूपीईएस में लोक नीति और स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में इतिहास और लोक नीति के वर्तमान में प्रोफेसर हैं। दोनों विश्वविद्यालय में एनटीपीसी चेयर प्रोफेसर के सलाहकार समूह के प्रमुख का दायित्व निभा रहे हैं। बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, कंबोडिया, अफ्रीकी देशों में उन्होंने अपनी सिविल सेवाएं दी हैं और दुनिया भर में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में और व्याख्याता और वक्ता के तौर पर आमंत्रित होते रहे। देहरादून में रहते हैं और वैली ऑफ बर्ड्स नामक एक फेस्टिवल के डायरेक्टर हैं। इस पुस्तक का अनुवाद संजीव चौहान ने किया है। वे देहरादून के जौनसार क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं। स्कूली शिक्षा एकलव्य विद्यालय में प्राप्त की। गढ़वाल विश्वविद्यालय से इतिहास और अर्थशास्त्र में स्नातक हैं और हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर कर रहे हैं। दरअसल संजीव चोपड़ा ने यह पुस्तक जो भारत की सीमाओं का या भारत में जो मानचित्रों का परिसीमन है, जो वितरण है, जो बंटवारा है, उसके आधार पर किया। इसकी एक बड़ी लंबी भूमिका संजीव चोपड़ा ने लिखी है और उन्होंने बताया है कि जब वे प्रशासनिक सेवाओं में थे तो उनको कई बार इस बात पर आश्चर्य होता था कि कोई एक इलाका किसी दूसरे ज़िले से सटा हुआ है, बावजूद उसके उसका ज़िला मुख्यालय 100 किलोमीटर दूर है। कई उदाहरण उन्होंने दिया है और उनका कहना है कि दरअसल ये जो भारत की आंतरिक सीमाएं थी, इनका निर्माण और पुनर्निर्माण किन आधारों पर हुआ था, यह मेरे लिए आश्चर्य का विषय था। उनका कहना है कि बचपन में जब वो अपने पिताजी के साथ होते थे और लगातार वो सीमा क्षेत्रों को देखते थे तो पहले उनको लगता था कि केवल देशों की सीमा होती है। बाद में उन्हें लगा कि राज्यों की सीमा, फिर उनको लगा कि जनपद की सीमा, फिर उनको लगा कि तहसील की सीमा, फिर गाँव की सीमा। ये लगातार सर्वे ऑफ इंडिया परिसर का जो तकनीकी सर्वे है, इन सब को वो स्कूल कॉलेज के बाद जब वो प्रशासनिक सेवा में आए तो लगातार उनको इस बात पर आश्चर्य होता रहा कि आखिर ये कैसे बनती रहीं ये जो भौगोलिक सीमाएं। वो उदाहरण भी देते हैं इसमें कि उनका कहना है कि दरअसल मेखलीगंज, जब ये असम के धुबरी ज़िले में
जब ये तैनात थे तो उनका कहना था कि जब कूच बिहार में अपर जिला मजिस्ट्रेट के रूप में मेरी पहली पोस्टिंग थी और एक इलाके को बांग्लादेश को स्थानांतरित किया जाने लगा तो उनको समझ में नहीं आया कि आखिर ये मेखलीगंज जो है वो जलपाईगुड़ी के बगल में है। जलपाईगुड़ी केवल 35 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये इलाका कूच बिहार से प्रशासित होता है जो 110 किलोमीटर दूर है। मेखलीगंज एक उदाहरण के तौर पर उनका कहना था। इसी तरह से पंजाब में कपूरथला में एक फगवाड़ा सब डिवीज़न है जो जालंधर ज़िले की पूरी लंबाई पार करने के बाद वहाँ पहुँचा जा सकता है। हरिद्वार की बजाय देहरादून का एक हिस्सा जो है वह ऋषिकेश है। उनका कहना है कि ऋषिकेश तो हरिद्वार के पास है, कायदे से उसको वहीं पे रहना चाहिए, लेकिन वो देहरादून का हिस्सा है। इसी तरह से टिहरी का जो केम्प्टी फॉल्स तहसील है वह मसूरी पार करने के बाद पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसका अधिकार क्षेत्र देहरादून है। तो ये उदाहरण देने का उनका उद्देश्य यह था कि वे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर भारत में ये सीमाएं किस तरह से गठित की गई थी और इनका आधार क्या था। इस आधार पर जब वे गहराई से अध्ययन करते हैं तो वे पाते हैं कि दरअसल भाषाई आधार, भौगोलिक आधार, कई बार धार्मिक आधार और कई बार प्रशासनिक आधार, इन सब ने जो है सीमाओं का निर्धारण किया। साथ ही साथ जो लोग सत्ता पर, प्रशासन पर उस समय शासन कर रहे होते हैं उनकी अपनी दृष्टि और दृष्टिकोण क्या है उन क्षेत्रों को लेकर, उसकी भी वह भी एक आधार बनता है सीमाओं के निर्धारण के लिए। संजीव चोपड़ा इस किताब में बाकायदा इस बात का उदाहरण देते हैं कि भारत के जो 9 प्रांत थे जो ब्रिटिश शासन के अधीन थे और कुल 562 जो रियासतें थी उस समय जब देश को आज़ादी मिली थी अगस्त 1947 में, अगर आज आप उनकी तलाश करने जाएं तो वह कहीं भी आपको दिखाई नहीं देती। लेकिन ये जो राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाएं हैं, ये हमारी जो जनता है उनकी जो आकांक्षाएं हैं, भूमि बंदोबस्त जो है, वो भूमि मापन जो है, उनका कहना है कि यह एक दिन में कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि इनके पीछे एक लंबी प्रक्रिया है। चाहे वह राज्य पुनर्गठन आयोग रहा हो, चाहे वह भाषाई पुनर्गठन आयोग रहा हो, चाहे वह राजकीय दस्तावेज हों, चाहे वह विदेशी और राष्ट्रमंडल के प्रतिनिधि हों। इस पुस्तक के कुल 18 खंडों में मैं उनका जिक्र करूं कि वे नक्शे और निशान से शुरू करते हैं जिसमें भारत की आंतरिक सीमाओं का अंकन होता है। उसके बाद वे 1947 में भारत का जो पहला नक्शा है स्वतंत्र भारत का, उसका उल्लेख करते हैं। रियासत जम्मू व कश्मीर तथा लद्दाख व तिब्बत की बात करते हैं। निज़ाम और उनके फरमान की बात करते हैं, यानी निज़ाम का जब जिक्र होगा तो हैदराबाद के निज़ाम से यहाँ ताल्लुक़ है। गणराज्य के रूप में भारत का जो अस्तित्व है, गणराज्य के रूप में यह समझना बहुत सहज नहीं है। संवैधानिक विशेषज्ञ लोग ये जानते हैं कि भारत को जब हम गणराज्य की बात करते हैं तो दरअसल उसका अर्थ क्या होता है, राज्यों को किस तरह से यहाँ अधिकार प्राप्त है, किस तरह से वो परिसीमन करते हैं। यानी छत्तीसगढ़ झारखंड जब बना या उत्तराखंड बना तो उसकी वजह क्या थी, आंतरिक स्तर पर राज्यों को किस तरह की छूट है जिसके चलते हम गणराज्य कहते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया, रिपब्लिक का जिक्र करते हैं। भारत का जो पहला हिंदी नक्शा है उसका उल्लेख करते हैं। आंध्र राज्य और SRC की बात वो करते हैं। दक्षिण के जो भाषाई राज्य हैं जिनमें तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल है, रायसीना प्रस्ताव और पश्चिम बंगाल की सीमाओं की बात करते हैं। द्विभाषावाद के प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। विदेशी अधिकार क्षेत्रों का जब वो अंत का अध्याय चुनते हैं तो वहाँ वे उन राज्यों की बात करते हैं कि कैसे गोवा किस तरह से पुर्तगाल के अधीन था और उसको कब भारत में मिलाया गया, या पूर्वोत्तर में किस तरह से सिक्किम वगैरह को भारत के साथ जोड़ा गया, या अरुणाचल का जो सीमा विवाद है उसकी बात करते हैं। उत्तर पूर्व की सीमाओं
में भी इसी बात का वो उल्लेख करते हैं। अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप क्या है, प्रजा से नागरिक तक सिक्किम का भारत में विलय, जिसका मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूँ। दिल्ली नई दिल्ली एनसीटी और एनसीआर क्या है, यह नेशनल कैपिटल टेरिटरी और नेशनल कैपिटल रीजन किसे कहते हैं। दिल्ली नई दिल्ली क्या है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं के चलते किस तरह से छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बना। वंदे उत्कल जननी के तहत वे इस बात का उल्लेख करते हैं कि किस तरह से ओडिशा में स्वतंत्रता पूर्व जो यह राष्ट्रगान के रूप में उत्कल वासियों ने यानी ओडिशा वासियों ने लिखा था, किस तरह से वहाँ की राज्य सरकार ने इसको एक अनिवार्य तत्व के रूप में, अनिवार्य गान के रूप में, राष्ट्रगान के राज्य गान के रूप में वंदे उत्कल जननी को स्वीकार कर लिया है। और तेलंगाना में तेलुगु भाषी लोगों के लिए जो दूसरा राज्य है उसकी बात करते हैं। उपसंहार आभार टिप्पणियों के साथ यह पुस्तक जो है एक अप्रतिम पुस्तक इसलिए भी बनती है क्योंकि 260 पृष्ठों की इस पुस्तक के साथ साथ एक बड़ा संदर्भ ग्रंथ और वे तमाम ऐसे नक्शे हैं जिन्हें इस पुस्तक से पूर्व, इसके प्रकाशन से पूर्व अब तक देखा नहीं गया था। लगभग 100 पृष्ठों की यह जो सामग्री है यह परिशिष्ट के तौर पर, टिप्पणियों के तौर पर इस पुस्तक में उपस्थित है। इस पुस्तक को राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है और इस पुस्तक के बारे में बहुत सारे वरिष्ठ लोगों ने टिप्पणियां की हैं, जिसमें जस्टिस सुधांशु धूलिया, शेखर गुप्ता, मकरंद आर परांजपे ने भी लिखा है कि कोई राष्ट्र अपने आप को कैसे देखता है। नक्शे इसको न केवल बताते हैं बल्कि राष्ट्रीय सोच को भी प्रभावित करते हैं और राज्यों के निर्माण और भारतीय गणराज्य की जो बदलती रेखाएं हैं उन पर नज़र डालने के लिहाज से यह एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। इतिहास और भू राजनीति के तहत हार्ड बाउंड संस्करण में प्रकाशित इस पुस्तक का मूल्य 995 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूं कि संभवतः प्रकाशक और लेखक इस पुस्तक को पेपर बैक संस्करण में भी प्रकाशित करेंगे ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक, शोध छात्रों और अकादमिक अभिरुचि रखने वाले छात्रों, भौगोलिक, भारत की भौगोलिक सीमाओं पर ध्यान देने वाले छात्रों और इतिहास, राजनीति और भूगोल, इन सभी के छात्रों के लिए उपयोगी हो सके। मैं लेखक को, प्रकाशक को और अनुवादक को भी एक बेहतरीन अनुवाद के लिए बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुँचूँ ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूँगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।